क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते आ रहे थे, ठीक है ना। कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी। और आज करेंगे हम लोग हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होता है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो देख रहे हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। क्या बताया कि जब भी कभी एक वायर के अंदर करंट चलता है तो हमने बताया कि उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। कोई भी वायर ऐसा नहीं होता जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होते, सभी के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं। हाँ, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा, मगर रेजिस्टेंस होते ही होते हैं। जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें हिंड्रेंस ज़्यादा है, करंट को चलने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है वो आसानी से उसमें करंट चलता है। जब रेजिस्टेंस होता है तो उससे हीट बनते हैं, हीट बनता है, और वही हीट जो है हीटिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। करंट से जो हीट बनता है उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट। वेन एवर करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू रेजिस्टेंस inside the conductor, the current produce heat, and that is known as heating effect of electric current. करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। हीटिंग इफ़ेक्ट के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। हीटिंग इफ़ेक्ट का बेनिफिट ये है कि भाई विंटर के दिनों में इसका यूज़ करते हैं। जैसे रूम हीटर हम लोग यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ को गर्म करना तो उसके लिए हीट करते हैं, या ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हीट करना हो तो उसके लिए हम लोग करंट चला के हीट कर लेते हैं। और बहुत सारे हम लोग को डेली डे लाइफ में यूज़ में आता है। तो ये हीटिंग इफ़ेक्ट का बेनिफिट हो गया। हीटिंग इफ़ेक्ट का अगर हीट बनता है तो वायर जब हीट हो जाता है तो उसके ऊपर का प्लास्टिक कोटिंग भी मेल्ट हो जाता है, और उससे शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा रहता है, या होता भी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर हमारे करंट भी आग लग जाते घरों में, काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, क्या बताया कि जब कभी चार्ज चल रहा होगा वायर के अंदर, हमने पहले डायग्राम बनाया था, वायर में रेजिस्टर होता है, बैटरी लगाते हुए चार्ज इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर चलता है। तो जो थोड़े दूर चलने के लिए एक जो हिंड्रेंस है, एक तरह का रुकावट है, उसके अगेंस्ट में जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक हम लोगों ने रिलेशन लिखा है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called potential. पोटेंशियल रिलेशन जैसे हम लोगों ने किया, W/Q इज इक्वल टू V। ठीक है ना। W वर्क डन जो है V इंटू Q के बराबर लिख सकते हैं। ये V जो ना पोटेंशियल डिफरेंस है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर होगा। ठीक है। और ये Q चार्ज है। चार्ज जो होता है ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ये करंट को लिखने के लिए I इज इक्वल टू Q/T होता है। I इज इक्वल टू Q/T हो जाता है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। इनको अगर रिप्लेस देते हैं वर्क डन को तो I इंटू R इससे लिख देते हैं, और इसको लिखते हैं I इंटू T।
तो ये जो वर्क डन है I स्क्वायर RT है। वर्क डन क्या है? बेसिकली एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा, ठीक है ना। या कोई बॉडी कितना वर्क डन कर रहा है वो एनर्जी के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है यही हीट बनाता है, यही हीट बनता है। और हीट का जो फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू I स्क्वायर RT के बराबर हो जाता है ये, ठीक है ना, I स्क्वायर RT। इसमें क्या बोला कि अगर हम लोग अलग अलग, जैसे हम लोगों ने ये हीट प्रोड्यूस का एक फॉर्मूला ये भी है, क्या चीज़? हीट प्रोड्यूस का V इंटू क्यू भी होता है, ये हमारा फॉर्मूला ना, हीट वर्क डन जो है ना हीट के बराबर ही है, ठीक है ना। तो हीट प्रोड्यूस को V इंटू क्यू भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग I को हटाकर उसको पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस के टर्म में दिखाना चाहे, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस के टर्म में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? I को हटाएंगे तो V स्क्वायर अपन R हो जाएगा। ये I को अगर I की जगह पे लिखना चाहें तो क्या होगा? V अपॉन R आ जाएगा, ठीक है ना। तो I पे स्क्वायर तो V स्क्वायर अपन R स्क्वायर आ जाएगा, V स्क्वायर अपन R स्क्वायर, एक R कैंसिल हो जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R, ये भी फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो Q है, यहाँ पे Q को चाहे तो हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते VIT, ठीक है ना, ठीक है। हीट प्रोड्यूस का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ये VQ था, Q को हटा के I इंटू T भी कर सकते हैं, और ये I स्क्वायर का हटाएंगे तो V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये सब हीट प्रोड्यूस का कितना हीट बनेगा। तो जब कभी वायर में करंट चलता है तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट बनता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा उसके हिसाब से इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हीट के लिए। आगे दे रखा पावर, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, कितना एनर्जी कंज्यूम करते, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है, या फिर एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इससे हम लोग मिटा रही है। पावर का डेफिनेशन देते हैं हम लोग, पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या फिर एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसका यूनिट होता पावर का जूल पर सेकेंड, ठीक है। जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं, वाट, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कोई भी अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं घरों में, जैसे बल्ब होता है, फ़ैन होता है, या और कोई भी अप्लाइंसेस यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर पावर लिखा होता है, कितना, ये 40 वाट का, ये 60 वाट का, ये 100 वाट का है, ठीक है। अगर कोई अप्लाइंसेस 40 वाट का, यानी उसका पावर जो है ना 40 वाट है, पावर अगर 40 वाट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो बल्ब है या डिवाइस है, 1 सेकेंड में 40 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है ये। अगर 100 वाट का है तो 1 सेकेंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जितना पावर होगा उतना ही एनर्जी 1 सेकेंड में वो डिवाइस कंज्यूम करता है, ठीक है ना। पावर का यूनिट होता वाट। दूसरे यूनिट भी होते हैं, जैसे किलो वाट भी होता है, इसको हम कहते हैं किलो वाट। ये 1000 वाट के बराबर होता है। मेगावाट भी होता है, ठीक है ना, मेगावाट। ये 10⁶ वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। एक
पावर में एक और भी आता है हॉर्स पावर। ये भी एक पुराने जो पावर मेजर करने का एक तरीका है, हॉर्स पावर। क्या देखा है, 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। आगे चले हम लोग, ये दे रखा हमारा पावर का अगर रिलेशन लिखना चाहें, ये तो वैल्यू दे रखा है, पावर का अगर रिलेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम लोग। अब जैसे हम लोग को इसे ले लेते हैं, अभी अभी हम लोग ने वर्क डन पर टाइम, तो उधर वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था। अगर हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला एक होता है VIT, था ना एक फॉर्मूला, वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, तो ये टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, VI, एक फॉर्मूला ये हो जाता पावर का। दूसरा फॉर्मूला हम लोग I²RT, ये भी तो एक पावर वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, इसको T से डिवाइड कर देंगे तो I²R, ये भी एक हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। और एक होता है V²T/R, ये था हमारा वर्क डन एनर्जी कंज्यूम अपॉन T से T कैंसिल हो गया, V²/R। तो क्या समझ में आया, पावर के ये 3 फॉर्मूले हो जाते हैं हमारे पास। एक होता VI, दूसरा होता I²R, तीसरा होता V²/R। ये हमारे पावर का फॉर्मूला किसी डिवाइस का लेना हो तो देखेंगे। किसी भी वायर के अंदर हम लोग देखते हैं, ज़ाहिर है कंडक्टिंग वायर होता है, तो P = V²/R। ये जो रिलेशन है हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। क्या इसका मतलब हो गया कि जब किसी डिवाइस को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, ठीक है ना। तो इसको R को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, P × R = V², ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि पावर एंड रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी बल्ब का अगर पावर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि जितने भी डोमेस्टिक अरेंजमेंट होते हैं वो सभी पैरेलल कनेक्शन होता है, और जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो वो सबके लिए पोटेंशियल बराबर होते हैं, तो V सबके लिए बराबर है डोमेस्टिक अरेंजमेंट में। तो जिस बल्ब का पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस पावर कम होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे। तो ये रिलेशन जो है ना ज़्यादातर यूज़ में है। देखेंगे अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे यूज़ में आता है। कितनी बात में आगे दे रखा है, ये तो रिलेशन हो गया पावर का, कैसे कैसे क्या क्या रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ पावर, ठीक है। आगे दे रखा है एक यूनिट होता है, नाम है उसका कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, उसको हम लोग बोलते हैं BOT। BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसको ये भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर का जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं किलोवाट आवर, या फिर 1 यूनिट भी कहते हैं इसको, किलोवाट आवर को 1 यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर का क्या मतलब हुआ है कि जो हम लोग घरों में डिवाइसेस लगाते हैं, फ़ैन है आजकल, जैसे कूलर है, AC है, बहुत चल रहा है, फ़ैन तो चलते ही रहते हैं, तो जब ये चलेंगे तो कितना बिजली कंज्यूम करते हैं, जितना बिजली कंज्यूम करेंगे उसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा, बिल आ जाएगा उसका। तो एक यूनिट का कितना चार्ज है, जितना भी चार्ज है 8 रुपया, 10 रुपया, 6 रुपया, जितना भी है, कितना टोटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया किसी ने,
उसको उतने से मल्टीप्लाई करके देना होता है, ठीक है ना। बाकी सर्विस चार्ज होता है वो तो एक अलग चीज़ है। तो किसी घर में कौन कौन से अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, कितनी देर तक चलाए जा रहे हैं, और फिर कितना यूनिट वो बिजली कंज्यूम किया, और एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं पूरा उसका कितने का बिलिंग हो गई। तो वो जो एक यूनिट होता है, हम लोग बोलते हैं कि भाई इस बार हमारे घर में ना 300 यूनिट बिजली खर्चा हो गया। 300 यूनिट तो एक यूनिट 300 यूनिट, तो 300 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भी एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हम लोग कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं। अब एक यूनिट में कितना एनर्जी, पहले तो ये देखते हैं कि किलोवाट आवर ये किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी का, पावर का, मोमेंटम का, या फिर किसी और का, ठीक है ना। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ ए पावर, बी एनर्जी, सी मोमेंटम एंड डी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें किस चीज़ का यूनिट है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। किलोवाट आवर जो है किस चीज़ का यूनिट है, पावर का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, मोमेंटम का यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, या किसी और को दे सकता है। कितनी बात सुन में, किस चीज़ का यूनिट है, ये जो किलोवाट आवर जो यूनिट है ये एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर ये कैसे दिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है ये भी पूछा जाता है। वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो वो मैं करके दिखा रहा हूँ। 1 किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं, किलो को हटाने के लिए 10⁻³ लगा दिया। वाट होता पावर का यूनिट, वो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, जूल पर सेकेंड। और आवर होता है इसमें एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये नीचे का सेकेंड, ये यहाँ का सेकेंड कैंसिल हो जाता है। ये 2 0 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3.6 10⁻6 जूल के बराबर होता है। जूल जो है एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि ठीक है ना, जेम्स वाट जूल 1841 में, जेम्स वाट जूल 1841 में बताया था हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। और हीटिंग इफेक्ट जो है कौन कौन से चीज़ पे डिपेंड करता है इसे भी बताया था, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है ना। और हीट का फॉर्मूला उसने दिया था I²RT, ये जेम्स वाट जूल का हीटिंग इफेक्ट था, जो हम लोगों ने उधर निकाल लिया एक्सप्लेन करके। तो क्या बताया, जेम्स वाट जूल ने बताया था कि द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, it is also directly proportional to resistance of the wire, and how long it is being used, it directly proportional to time। जितनी देर तक आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये था। तो यहाँ पे क्या बताया कि 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होता है, और एक यूनिट में कितना जूल ऑफ एनर्जी होता है 3.6 10⁻6 जूल। तो हमने किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट, एनर्जी का यूनिट था। एक यूनिट में कितना एनर्जी होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख दे 36 10⁵ जूल। इसको हमने एक 0 दे दिया यहाँ पे 36, या 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी एक यूनिट में होता है, ठीक है। जब एक यूनिट बिजली हम लोग कंज्यूम करते हैं, मान लो 8 रुपये बिजली का कॉस्ट है,
तो 1 यूनिट जब बिजली कंज्यूम करेंगे तो हम लोग 8 रुपये देंगे। कितनी बात सुनिए, 1 यूनिट बिजली में वैल्यू कितना है? 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी, यानी इतना जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो 8 रुपये हम लोग उसका चार्ज देंगे। 1 यूनिट बिजली एक अंदाजे के हिसाब से बताते हैं कि एक 100 वाट का बल्ब, एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाए तो 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाता है। ठीक है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटा अगर जलाया जाए, बल्ब हो या फ़ैन हो, बल्ब स्पेशली क्योंकि वो आते हैं 60 का 100 का, तो बोला कि अगर 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाएंगे तो वो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेता है। उसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसे मिटा दे, ये अंदाज़ा लगाने के लिए बता रहे हैं हम। क्या 100 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब ग्लोज 10 आवर्स, consume 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे है। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं 100 वाट, तो वाट तो ऐसे लिख गया, 10 घंटे आवर हो गया, तो ये वाट को हटाने के लिए जूल पर सेकंड कर लेंगे 10, और आवर को हटाने के लिए 3600 सेकंड कर देंगे। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, 2 0 3 0 और 2 5 0, 36 × 10⁵ जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, यानी 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे जलाया जाए तो 1 यूनिट बिजली खर्चा कर देंगे। आजकल हम लोग जानते हैं चाय भी पीते हैं, दुकान पे जाते हैं, एक चाय लेते हैं, पीते हैं। आजकल चाय, 1 कप चाय मुश्किल से 5 मिनट लगेगा पीने में, पी जाते हैं 5 मिनट में, लेकिन चाय की कॉस्ट आता है 10 रुपया। ठीक है, यानी 10 रुपया खर्च करने के लिए हमारे पास 5 मिनट काफ़ी है वैसे चाय पी के। लेकिन बल्ब में अगर हम लोग देखें उसको, तो एक बल्ब 100 वाट का 10 घंटा जब चलेगा तब जाके 1 यूनिट होगा। कितनी बात सुनने, तो ये भी काफ़ी देर तक चलता है। कहने का मतलब ये है कि अब तो बिजली के हर जगह कॉस्ट लग रहे हैं। आपसे आज से कुछ साल पहले लोग जंपर डालते थे, तारों पे ऐसे लगा के डाल देते थे दोनों पे, और रात को फ्री में चला जा रहा था। ठीक है ना, तो बिजली की चोरी होती थी, ये कहना मर। लेकिन तब बिजली वैसे भी बहुत सस्ता है, तब बिजली जलाकर 10 रुपये 8 रुपये, खैर। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है बिजली जो लगातार 24 आवर्स चलते ही रहता है किसी न किसी फॉर्म में। अब जैसे आजकल गर्मी के दिन है तो बल्ब तो जलेंगे ही जलेंगे ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन पंखा, कूलर, एसी चलेगा ही चलेगा, इतनी गर्मी है। अब इसमें हम लोग अगर अपने घर के कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे घर में इस महीने में कितने बिजली खर्चा होगा, तो कैसे हम लोग का कैलकुलेट करेंगे, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे घर में कितना यूनिट इस महीने में खर्चा हुआ है, और अगर इस रेट से है तो कितना कॉस्ट खर्चा हुआ। तो अगला टॉपिक करने जाते हैं, कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। कमर्शियल यूनिट इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को, या बोर्ड ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड मतलब ट्रेड करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे तो वो हमारा किलोवाट आवर यूज़ होता है। अगला हम लोग टॉपिक कैलकुलेटिंग द बिल, कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है, एक हमारा जो यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंसेस, ये दे रखा NPTD/1000। ठीक है ना, ये हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बना रखा है
इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है ये पूरा मतलब। ये n जो है नंबर ऑफ अप्लायंसेस है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस। पर्टिकुलर टाइप ऑफ अप्लायंस, नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अप्लायंसेस, n हो गया, p हो गया पावर ऑफ दैट अप्लायंसेस, t हो गया टाइम ऑफ अप्लायंसेस यूज्ड, अप्लायंसेस यूज्ड एवरी डे, ठीक है ना। और डी दे रखा डेज ऑफ द मंथ, ये दे रखा है। आगे देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो समझ में आ गया। अब हम इसको मिटाते हैं, इसको, ठीक है। क्या दे रखा है, इसको इधर से मिटा दे रहा हूं मैं। मान लेते हैं हम लोग बल्ब, या आजकल गर्मी के दिन में पंखे चल रहे हैं, और मैं घरों में जो है ना, जितने भी घर है उसमें मान लो टोटल 5 पंखे चल रहे हैं। तो ये 5 फैन ले रहे हैं हम लोग, तो ये 5 हो गया, 5 फैंस चल रहे हैं। जो घर है, जिस तरह से रहने का स्टाइल है, फ़ैन का जो मान लो पावर 60 वाट का है, कितना, एक फ़ैन का जो पावर है वो 60 वाट का है, ठीक है ना। डेली जो है पंखा जो है मोर और लेस, जैसे गर्मी के दिन है, ऑन एन एवरेज 15 घंटे सब घर में चल जा रहे हैं। 15 घंटे, उससे ज़्यादा चलते हैं, मगर एवरेज मान लेते हैं कि 15 घंटे पंखे चल रहे हैं। तो एक दिन में 15 आवर्स चला रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ज़्यादा भी चल सकता है, कुछ कुछ कमरे में तो 24 घंटे चलते रहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी बंद होता हुआ ना चलते रहता है। और मान लो ये महीना जो है 30 डेज़ का महीना है, ये जो मंथ है हमारा, जैसे अप्रैल है, 30 डेज़ का महीना है, ठीक है। तो पंखे से कितना यूनिट बिजली खर्च हो जाएगा इस अप्रैल के महीने में, इस हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, ये 5 तो अप्लायंसेस है, 60 का पावर है, 15 आवर्स है, 30 डेज़ है, 1000, यानी कि 3 ज़ीरो से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 ज़ीरो ये, 1 ज़ीरो ये, 2 ज़ीरो तो यहाँ से काट देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 15 9 ज़ा 135। तो इतना यूनिट्स जो है ना खाली फैन से हमारा आ जाएगा। 135 यूनिट्स सिर्फ फैन से कंज्यूम होगा। अब इसके अलावा बल्ब है, कितने बल्ब जलते हैं, एवरेज कितने घंटे जल जाते हैं, तो यहाँ कितने बल्ब लगे हुए हैं, कितना पावर है बल्ब का, अलग अलग पावर तो अलग अलग निकालेंगे, मगर एक ही पावर के मान लो लगे हुए हैं। पावर कितने हैं, कितने शाम से लेके कितने, या दिन में कितने, सब मिला के 24 में कितने जल रहे हैं, फिर कितने दिन का महीना है, उसी से करेंगे। फिर उससे बल्ब का निकल के आ जाएगा। मान लो एसी चला रहे हैं, कितने एसी चल रहे हैं, कितने एसी चल रहा है, एसी का पावर कितना है, कितनी देर तक चला रहे हैं, और कितना डेज का महीना है। तो इस तरह से सभी का जितने भी अप्लायंसेस है, टीवी है, कंप्यूटर है, और भी जो दूसरे डिवाइसेस है, जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं, उन सब का हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और ये हमें हर काम पता चले कितना यूनिट इसका, कितना यूनिट इसका, कितना यूनिट इसका, टोटल हम लोग यूनिट्स निकाल लेंगे कि इस महीने में कितना टोटल यूनिट्स कंज्यूम हुआ है। और कॉस्ट बिल निकालना चाहेंगे तो बिल कैसे निकाल देंगे, बिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट ऑफ द पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना यूनिट्स है,
अब मान लो जैसे ये सब मिला के हमारे 400 यूनिट खर्चा हो गए और 7 रुपये का रेट चल रहा, सपोज कर लिया, तो टोटल इस साल इस महीने में कितने का बिल हो गया, ठीक है ना, 2800। ये इतना तो खाली बिजली का बिल आ जाएगा, बाकी सर्विस चार्ज, पेंडिंग चार्ज और कई सारे चार्जेस आते हैं, उन सब मिलाकर हो सकता है 3500 30 ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, 3500 40 4000 तक बिजली का बिल जा सकता है। कितनी बात सुनी। तो हमें बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो इस फॉर्मूले के हेल्प से आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर टोटल करके रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना समझ में आए। तो ये था हमारा कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है। कोई भी आदमी अपने घर का खुद से अंदाजे से लगा सकता है कि कितने का बिजली का बिल आएगा इस महीने में, क्या क्या जल रहा, कितने घंटे जल रहा, उससे, और फिर उसी हिसाब से चेक कर सकता है कि जो बिल आया है हमारे पास वो सही आया है या गलत आया है। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस लगे हुए हैं वो जंप भी बहुत करते हैं, जंप करते हैं, तो पता चला कि हमारे हिसाब से कि 4000 का आना चाहिए, वो लगा रखा 8000 9000 का बिजली का बिल, तो उस केस में आपको जाके कंप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फिर चेक होगा बैल, लेकिन ये कि आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आई। आगे बढ़े हम लोग, मिटा दे इसे या नोट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बताया क्या कि ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट करेंगे कैसे, कितना भी यूनिट कंज्यूम हुआ, कितना कॉस्ट आ जाएगा बिलिंग, ये तो हम लोग कर लेंगे। अब क्या बताया कि जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं हम लोग, एक तो डिवाइस है अमीटर। अमीटर हमेशा ही सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वो करंट नापता है। और वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करता है और उसे हम लोग अप्लायंस के पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है, पावर कंजम्पशन। अगला जो हेडिंग दे रखा है, पावर कंजम्पशन व्हेन द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। कंजम्पशन ऑफ पावर, पावर पहला दे रखा व्हेन appliances are connected in series। जब अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना पावर कंजम्पशन होता है वो देखते हैं। तो बताया गया कि मान लो ये हमारा एक अप्लायंसेस है, ये दूसरा अप्लायंस है और ये तीसरा अप्लायंस है, ऐसे ले लिया हम लोगों ने। और यहाँ से हम लोग इसको सोर्स से पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, सोर्स से हम लोग पोटेंशियल सप्लाई करते हैं इसको। ये जो अप्लायंस है इसका जो पावर है P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेशल केस इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें रीडिंग लेने में आसानी रहे, वो ये कि तीनों का पोटेंशियल सेम है। तीनों अप्लायंसेस को जो पोटेंशियल दे रहे हैं वो सेम पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ 3 appliances of power P1, P2, P3 and resistance R1, R2 and R3 are operating on same potential V,
तीनों का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं V है, इस पे ऑपरेट कराते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, तीनों का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, ऐसे होता ना। रेजिस्टेंस के टर्म में हमने एक रिलेशन दिखाया था। तो यहाँ पे R1 कितना हो जाएगा? हेयर R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P2 एंड R3 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P3। ठीक है ना। ये जो रजिस्टर है वो सीरीज में है। Since the resistors are connected in series, the equivalent resistance when connected in series, तो R in series is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलता रहेगा। R1 की जगह पे लिखेंगे हम लोग V स्क्वायर अपॉन P1, V स्क्वायर अपॉन P2, V स्क्वायर अपॉन P3, और इसे इक्विवेलेंट को लिखेंगे V अपॉन P इक्विवेलेंट, V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट। ठीक है ना। ये V को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। अगर और भी है तो आगे चलता रहेगा। तो क्या समझ में आए यहाँ पे? द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, इसको मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ और इसका एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट पावर is equal to sum of reciprocal of each power of reciprocal of power of each appliances। ठीक है ना। सभी अप्लायंसेस का जो पावर थे उनका रेसिप्रोकल करके प्लस करेंगे तो इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि सभी का पावर सेम है, इफ द पावर ऑफ ईच appliances is same, so 1 upon P effective equivalent is equal to N by P आ जाएगा, है ना। वो जितने लगेंगे वो N आ जाएंगे, N by P, और P equivalent is equal to P by N। तो अगर सभी के पावर ऐसे होंगे तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव निकाल सकते हैं। कितनी बात सुन रही? आगे चले। ये तो पावर हो गया हमारा। आगे दे रखा है कि जो ब्राइटनेस होगा, कोई भी बल्ब है उसका कितना ब्राइटनेस होगा वो डिपेंड करता है कि वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जितना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा वो ब्राइट होगा। ठीक है, ग्लोइंग आएगा उसके अंदर। हीट के लिए हम लोग को करंट चाहिए, कितना करंट चल रहा है। तो करंट कैसे निकालते हैं इसमें? करंट थ्रू द अप्लायंसेस। I is equal to V upon R1, R2,
R3 ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो तो पोटेंशियल है, और इन तीनों का रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होता है वो प्लस हो जाते हैं, तो वो पोटेंशियल को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते ये हमें करंट पता चल जाएगा, और वही करंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि सीरीज़ में सेम करंट चलता है, सेम करंट सभी अप्लायंसेस से जाएगा, ठीक है ना। तो brightness of a bulb is the amount of heat produced per second, पर सेकेंड जब लेते हैं ना तो ये पावर आ जाता है, ये पावर जाता है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, क्या मतलब पावर, तो पहले वाले का पावर होगा P1 का I² R1, ठीक है, क्योंकि सीरीज में करंट सब में सेम जाएगा, तो ये हमारा हो गया I² R1, पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। P2 जो होगा I² R2 के बराबर होगा, ठीक है ना, और P3 जो है I² R3 के बराबर होगा। कितनी बात सुन में, पावर कितना, यानी अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम पर सेकेंड इज इक्वल टू I² RT, I सब में बराबर है, ठीक है ना, तो सब सीरीज में ना तो सब में बराबर हो, तो ब्राइटनेस जो है ना इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आगे दे रखा है कि जो पावर होता है, चूँकि पोटेंशियल सब में सेम लगा रखे हम लोगों ने देखने के लिए, ऑल्सो P is V²/R, ऐसे भी था ना V²/R, और पोटेंशियल सब के लिए हम लोगों ने बराबर लगा रखा है, इधर मिटा दें हम लोग, ये जो है ना पावर जो है V²/R, और सब जगह पोटेंशियल सेम किया हम लोगों ने एक कन्वेंशन के हिसाब से, कि वैसे तो पोटेंशियल अलग अलग होता है लेकिन हम लोगों ने सेम लगाया है, तो क्या देखा कि पावर और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ है कि जिसका पावर ज़्यादा होगा, ये जैसे ये पावर कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने, आई तो सब में सेम था, तो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसका पूरा पावर ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन पोटेंशियल के टर्म में देखें तो जिसका पावर ज़्यादा होगा, और क्या होगा जिसमें रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा, इसे मिटाते हैं, तो उसमें हीट ज़्यादा बनेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो है ना I² R होता है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो करंट तो सबके लिए सेम आ रहा है, ये भी था ना पावर इज इक्वल टू I² R1, तो ये I तो सबके लिए सेम जा रहा होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर यानी कि हीट ज़्यादा बनेगा, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड वो ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को इफ़ द पावर इज़ लो, पावर लो होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, हीट produced per second will be high। कितनी बात सुनने, आगे चले। लो पावर वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, लो पावर मतलब कम वोल्टेज वाला, तो क्या होगा जब ये यहाँ पे हीट बनेगा, ज़्यादा हीट बनेगा तो वो फ्यूज़ कर जाएगा, हाँ फ्यूज़ कर जाएगा, उसका तार जो ना मेल्ट कर जाता है। विल बी हाई देन द बल्ब विल फ्यूज़ first when if the current will exceed of safety limit,
क्या मतलब समझ में आया? इसे हम लोग लिख लेते, समझ लेते हैं। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट ज़्यादा बनेगा, जिसमें हीट ज़्यादा बनेगा उसका फिलामेंट मेल्ट करेगा। लेकिन उस फिलामेंट की एक लिमिट है कि इतने करंट तक आराम से वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा करंट, यानी सेफ्टी लिमिट से जैसे करंट ज़्यादा होगा तो सबसे पहले वही बल्ब फ्यूज़ करेगा। कौन सा? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब जिसका पावर कम है। यानी इन तीनों में जो सबसे कम पावर का होगा वो सबसे पहले फ्यूज़ करेगा। ठीक है ना? जब करंट सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा होगा तो वो बल्ब पहले फ्यूज़ करेगा जिसका पावर कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है ना? तो इसको फिर से मैं एक बार रेड पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या? द बल्ब ऑफ लो पावर विल फ्यूज फर्स्ट when connected in सीरीज। ठीक है ना? अगर हम लोग बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सबसे बल्ब पहले वो फ्यूज़ करेगा जिसका पावर कम होगा सीरीज में। क्या बताया कि ये जो पावर है हम लोगों ने वहाँ लिखा था अभी, ये जो पावर है I²R के बराबर है P1 I²R, क्योंकि सब में करंट सेम जाएगा। ठीक है ना? सबसे करंट सेम जाता है, I²R1 I²R2 I²R3 ऐसे ही चलेगा। तो बताया कि जिस बल्ब का पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिस पावर का, जैसे हम लोग ये जानते हैं ना P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V/R, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, या फिर जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो क्या बताया कि इफ़ पावर इज़ लो रेजिस्टेंस इज़ हाई। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा सो इट विल ग्लो मैक्सिमम। ठीक है ना? जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा, देखिए पावर का मतलब क्या होगा, आई तो सब में सेम जा रहा है सीरीज में, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जाहिर है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको I², उसको भी I², उसको भी I², सबको तो I² सेम है। R जिसका ज़्यादा होगा उसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा और वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो पावर जिसका लो है, रेजिस्टेंस का हाई है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका सो इट विल ग्लो मैक्सिमम, वो ज़्यादा मैक्सिमम ग्लो करेगा। कितनी बात समझे? उसी को आगे हमने बढ़ाया यहाँ पे, इफ़ द पावर इज़ लो देन द रेजिस्टेंस विल बी हाई, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड विल बी हाई। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। द बल्ब विल फ्यूज़ फर्स्ट, पहले बल्ब वही फ्यूज़ करेगा। इफ़ द करेंट विल एक्सीड द सेफ्टी लिमिट, अगर सेफ्टी लिमिट से, तो कौन बल्ब फ्यूज़ करेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है ना? और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका पावर क्या होगा? कम होगा। तो वो फिर हम लोगों ने यहाँ पे रेड से लिखा है, द बल्ब ऑफ लो पावर विल फ्यूज़ फर्स्ट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है? कितनी बात समझ में आई? ये दे रखा हमारा कंसेप्ट। आगे चलते हम लोग पैरेलल का ले लेते हैं। व्हेन बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है? ये अगर कुछ बल्ब को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये बल्ब है, ठीक है ना? इस तरह से हम लोग बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा? सबके लिए पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है ना? पोटेंशियल सेम होगा
तो जितना पोटेंशियल इसके लिए होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका पावर P1 है, R2 P2 R3 P3 है ना। ये इनका रेजिस्टेंस भी अलग है, पावर भी अलग है, लेकिन पोटेंशियल सबका सेम है। कितनी बात समझ में आई? अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है तो इसका पोटेंशियल कितना V है, ठीक है ना। सो रेजिस्टेंस ऑफ each bulb is given as, कैसे निकालेंगे? R1 निकालना हुआ तो V² अपॉन P1 है ना। R2 अगर निकालना हुआ तो V² अपॉन P2, R3 निकालना हुआ तो V² अपॉन P3। कितनी बात सुन? अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में है तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है ना। ये पैरेलल में होता तो हम लोग रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय V², मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय V², तो क्या मिलेगा? V/RP इज इक्वल टू V², V² अपॉन P1 R1, R1 V² अपॉन R2 V² अपॉन R3, ऐसे आ जाएगा। कितनी बात सुन में? तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब P1, पावर ऑफ द सेकेंड बल्ब, पावर ऑफ द थर्ड बल्ब, ये इक्विवेलेंट पावर। यानी पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं हम लोग तो सारे बल्ब के पावर को प्लस करेंगे तो वो इक्विवेलेंट पावर हो जाता है। जबकि हम लोगों ने सीरीज में किया था तो वो रेसिप्रोकल था, ठीक है। इफ ऑल bulbs are of same power, then P equivalent is equal to NP, ठीक है ना। यहाँ पे देखते, ये तो समझ में आ गया, ये यहाँ तक। अगर आइडेंटिकल अगर लगे होंगे तो इक्विवेलेंट पावर ये हो जाते हैं। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो पैरेलल में जो पावर का फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये V² अपॉन R है, ये पावर के बराबर है। तो हेयर P इज इक्वल टू V² अपॉन R, ठीक। यहाँ पे V तो सबको बराबर मिलेगा। जब सबको बराबर मिलेगा तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे इसको पोटेंशियल सेम है, इसको पोटेंशियल, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ग्लो करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो पता है कि जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। यहाँ उल्टा वो लेते हैं, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो पावर है ना, ये जब कम होगा ना तो ये भी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा हमें। ये V² अपॉन R है, तो डिनोमिनेटर अगर कम होगा ना तो पावर ज़्यादा आने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इफ पावर इज ग्रेटर द रेजिस्टेंस will be low, and the brightness of the bulb will be high, कुछ बात समझ में आ रही है? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो इसका टोटल वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा पावर का,
पावर मतलब एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, ब्राइटनेस उसी से दिखाते हैं, ब्राइटनेस बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड। तो इसमें अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका एज ए होल ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, और जब ज़्यादा वैल्यू आएगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा आएगा। तो जिसका पावर ज़्यादा है, जिसका उसका रेजिस्टेंस कम है और वो उसका ब्राइटनेस ज़्यादा है। कितनी बात हुई? ब्राइटनेस ज़्यादा है। अब कौन फ्यूज़ करेगा? रेजिस्टेंस कम होगा तो जाहिर है उसका पावर तो ज़्यादा है ना। तो जब भी कभी करंट, यहाँ से जब करंट चलेगा तो इसमें पैरेलल में जानते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पोटेंशियल तो सेम होता है लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और करंट इन्वर्सली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस वायर से करंट ज़्यादा जाएगा जिसका रेजिस्टेंस कम है, ये बताया था ना हमने। उस वायर से करंट ज़्यादा जाएगा जिसका रेजिस्टेंस कम है। अब जाहिर है जब रेजिस्टेंस कम है और करंट ज़्यादा जाए तो हीट ज़्यादा बनेगा वो। तो सबसे पहले लो रेजिस्टेंस वाला बल्ब ज़्यादा हीट होने की वजह से फ्यूज़ कर जाएगा। लो रेजिस्टेंस का मतलब हाई पावर, हाई वोल्टेज वाला, जिसका पावर ज़्यादा होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, ये जो लेस रेजिस्टेंस होगा तो अब पैरेलल में कनेक्ट है तो उसमें करंट तो ज़्यादा जाएगा ना, करंट ज़्यादा जाएगा। जब करंट ज़्यादा जा रहा होगा तो हीट ज़्यादा बनेगा, जब हीट ज़्यादा बनेगा तो वो फ्यूज़ करेगा। तो लो रेजिस्टेंस है लेकिन हाई पावर है, यानी फ्यूज़ कौन करेगा? जिसका पावर हाई होगा। तो वो बल्ब पहले फ्यूज़ करेगा जिसका पावर ज़्यादा होगा। तो पैरेलल में वो बल्ब पहले फ्यूज़ करता है जिसका पावर ज़्यादा होता है, और सीरीज़ में वो बल्ब पहले फ्यूज़ करता है जिसका पावर कम होता है। ठीक है, तो मैं इस बात को लिखता हूँ यहाँ पे, विल बी हाई ब्राइटनेस विल बी हाई, और आगे दे रखा है इसमें ड्यू टू लो रेजिस्टेंस heat will be produced, heat, low resistance, current will be maximum, current will be maximum, and so heat will be produced, produced maximum. So the bulb will fuse first. The bulb of low resistance or high voltage, high power will fused first if the current will exceed its limit। ठीक है ना, अगर करंट लिमिट से ज़्यादा आएगा तो वो बल्ब फ्यूज़ करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम है, या यूँ कहे कि जिसका पावर ज़्यादा है। तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो बल्ब सबसे पहले फ्यूज़ करेगा पैरेलल में। तो इसको रेड पेन से मैं एक सिंपल सा एक लाइन लिख देता हूँ छोटा सा, द बल्ब ऑफ हाई पावर, द बल्ब ऑफ हायर पावर, हाईएस्ट पावर will fused first when connected in parallel। ठीक है ना, तो क्या समझ में आ गया? जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो वो बल्ब पहले फ्यूज़ करता है जिसका पावर ज़्यादा होता है, और सीरीज़ में वो पहले फ्यूज़ करता है जिसका पावर कम होता है। इतना याद रखिए कि सीरीज़ में पहले वो फ्यूज़ करेगा जिसका लो पावर होगा, पैरेलल में वो पहले फ्यूज़ करेगा जिसका हाई पावर होगा। इसलिए हमारे घरों में सारे अरेंजमेंट जो है ना पैरेलल में करे जाते हैं।
क्योंकि अलग अलग वाट के बल्ब लगाए रहते हैं, लेकिन फ्यूज़ तो सबसे पहले वो करेगा जो सबसे बड़ा पावर का है। छोटे वाला फ्यूज़ नहीं करेंगे, सबसे बड़े वाला पहले फ्यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो पैरेलल में इसीलिए हमारे घरों में डोमेस्टिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है।